हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 4 दिसंबर डेली लीट कोड चैलेंज की। दिसंबर के अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देखे, ये चौथा वाला क्वेश्चन है। पहले 2 क्वेश्चंस ईज़ी वाले थे। जो कल का क्वेश्चन था यानी जो तीसरा क्वेश्चन था, वो मीडियम लेवल में था बट अगेन वो ईज़ीयर साइड में था। और ये आज का क्वेश्चन है, ये भी मैं कहूँगा कि ये ईज़ियर साइड में ही है। ये मीडियम लेवल का लिखा है क्योंकि जो कंस्ट्रेंट्स है वो मीडियम लेवल वाले क्वेश्चन कंस्ट्रेंट्स हैं। बट अगेन मतलब देखो, ये जो कंस्ट्रेंट होते हैं इसका मतलब ये होता है कि आप इसे ब्रूट फोर्स से नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप मतलब ओ ऑफ एन या फिर ओ ऑफ एन लॉग एन से ज़्यादा का अप्रोच लगा रहे हो तो नहीं होगा। इसको कहने का बस उतना ही मतलब है। अदर देन दैट आप इसको बस समझ जाओ तो आप ये कर सकते हो, ठीक है? आपको ज़्यादा कुछ पता होने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। सब-सीक्वेंस जो ये बड़ी-बड़ी चीज़ें ये लोग लिख रहे हैं, इन सब की आपको जानने की ज़रूरत नहीं है एज़ सच। बट आपको हाँ, थोड़ी-सी चीज़ें पता होनी चाहिए। पर हाँ, इससे रिलेटेड हम कोई एल्गोरिथम यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो सब-सीक्वेंस यहाँ पे लिखा है, हम सब-सीक्वेंस से रिलेटेड एल्गोरिथम यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? जो स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स होता है, हम वो सब यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल और एक ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको खाली ट्रिक को समझना और ये आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है? बहुत ईज़ी आपको लगेगा ये। इसका बहुत ही छोटा कोड होने वाला है। हम पाइथन, जावा दोनों का कोड देखने वाले हैं। सो जल्द से शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ये 2825 क्वेश्चन है। मेक स्ट्रिंग्स एज़ सबसीक्वेंस यूजिंग साइक्लिक इंक्रीमेंट्स, ठीक है? तो जल्द से देख लेते हैं वो बोल क्या रहे हैं। देखो, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेता हूँ, बट जस्ट इतना समझ लो कि हमें 2 स्ट्रिंग्स हमें देने वाले हैं और हमको एक बूलियन आंसर रिटर्न करना है, ठीक है? मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें ये एक बात समझ लो, ये जो इन्होंने लिखा है ना, जिस तरीके से इन्होंने लिखा है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना के लिख रहे हैं, पर ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है? ये आपको जस्ट मतलब बहकाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ही हार्ड टाइप का दिखा रहे हैं। पर आप एक बार समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ईज़ी होने वाला है। मैं आपको बताऊँगा अभी कैसे। देखो, यू आर गिवन 2 ज़ीरो इंडेक्स स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, ठीक है? इन ऑपरेशन देखो, ये जो आप ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, आप इसमें ध्यान दे दो कि बहुत ही मतलब ईज़ी होने वाला है, पर इन्होंने जिस तरीके से लिखा है आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है? इन ऑपरेशन यू कैन सिलेक्ट a set of indexes in string 1 and for each index I in the set increment string 1 of I to the next character cyclically, ठीक है? इसका कहने का मतलब ये है कि देखो, आप ये पहले देख लो। अगर A है तो B बन जाएगा, B है तो C बन जाएगा, और अगर Z है तो A बन जाएगा, ठीक है? इसको हम पहले समझ लेते हैं। देखो ये हो क्या रहा है। इनका कहने का ये मतलब कि जो स्ट्रिंग 1 है, जैसे कि हम एग्जांपल 1 में पहले देख लेते हैं। एग्जांपल 1 में जो मेरा स्ट्रिंग 1 है, ठीक है? वो क्या है, एबीसी है। ठीक है? अभी के लिए मैं एबीसीडी कर देता हूँ। फाइन, मैं ज़ूम इन भी कर देता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा वैल्यू भी ले लेता हूँ, एबीसीडी। अब देखो, इसका इनका कहने का मतलब है कि ऑपरेशन पहले होता है। इनके हिसाब से जो ऑपरेशन है उसका मतलब ये है कि आप इन चारों में से, ठीक है, जो भी आपका S1 है, उनमें से कितने भी कैरेक्टर्स को चूज़ कर लो, ठीक है? उनमें कोई रिलेशन होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ए ले लिया, फिर सी ले लिया, या फिर सी डी ले लिया, फिर ए ले लिया, या फिर ए सी डी ले लिया, ठीक है? कुछ भी आप लो। उसका कोई मतलब ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप क्या ले सकते हो, क्या नहीं। ठीक है? आप कुछ भी कैरेक्टर लो। तो ये वही कह रहे हैं ना, एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। वो सेट कैसे भी ले सकते हो आप, ये कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं, लिमिटेशन नहीं है इसमें, ठीक है? तो जैसे कि मैंने लिया, मान के चलो एसीडी, जो मैंने सेट लिया है, मान के चलो वो है एसीडी, यानी मैं इन तीनों लेटर्स के जो इंडेक्सेस है, मैंने उनको एक ऐसे सेट लिया, ठीक है? अब मुझे करना क्या है? अब मुझे करना है इनको रोल ओवर। रोल ओवर का मतलब क्या है? देखो, इसमें रोल ओवर लिखा नहीं है, पर ये वही कह रहे हैं कि हमको उसको नेक्स्ट कैरेक्टर साइक्लिकली जो भी आता है उसमें से रिप्लेस कर देना, ठीक है? मतलब कि जैसे इसमें से मैंने क्या-क्या ले लिया, ए और सी, डी ले लिया, ठीक है? बी को नहीं लिया है। तो अभी ए, सी, डी में मुझे क्या करना है? इनको रोल ओवर करना है। रोल ओवर यानी कि ए बन जाएगा बी, सी बन जाएगा डी और डी बन जाएगा ई, ठीक है? अब ये होने के बाद मैं इसको इसमें रिप्लेस कर दूँगा। देखो, ए अब क्या बन चुका है? बी बन चुका है, ठीक है? बी क्या बन चुका है? डी बन चुका है। सी क्या बन चुका है? सॉरी, सी नहीं, सी एज़ इट इज़ रहेगा। सी एज़ इट इज़ रहने वाला है, ठीक है? जो सी था वो एज़ इट इज़ रहेगा। ठीक है? क्योंकि क्योंकि मैंने अपने सेट में सी ले आने थे, ठीक है? तो सी एज़ इट इज़ रह गया। अब डी क्या बन चुका है? डी बन चुका है ई। ये मेरा स्ट्रिंग हो जाएगा ये ऑपरेशन लगाने के बाद, ठीक है? इसी ऑपरेशन की बात करें, ठीक है? इन ऑपरेशन यू कैन सिलेक्ट अ सेट ऑफ इंडेक्सेस इन स्ट्रिंग 1 एंड फॉर ईच इंडेक्स I इन द सेट इंक्रीमेंट स्ट्रिंग 1 ऑफ I टू द नेक्स्ट कैरेक्टर साइक्लिकली। एक और चीज़ जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मान के चलो यहाँ पे ज़ेड भी है, ठीक है? अब देख लेते हैं कैसे होगा। ये जो ज़ेड का केस, ये थोड़ा मतलब ये ऐसा सब, ये ऐसी चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो कि डायरेक्टली नहीं हो रही होगी, ठीक है? अब देख लेते हैं ज़ेड का क्या केस है। अब मान के चलो मैंने जो सेट लिया है वो कुछ ऐसा दिखता है। मैंने ए लिया, सी लिया, ज़ेड लिया, ठीक है? मैंने इनको लिया। अब क्या करना है मुझे? इनको रोल ओवर करना है। रोल ओवर करने में क्या हो जाएगा? ए क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। सी क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ज़ेड क्या बन जाएगा? ज़ेड बन जाएगा ए। रिमेंबर दैट। तो ये जो मेरा स्ट्रिंग था, इसमें से मैंने ये 3 कैरेक्टर यानी ए को, सी को और ज़ेड को, इनको मैंने रोल ओवर कर दिया और बाकी चीज़ें एज़ इट इज़ रहेंगी, ठीक है? तो ए क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। बी क्या बन जाएगा? रिमेंबर, बी को मैंने रोल ओवर में नहीं लिया था, तो बी जो है वो एज़ इट इज़ रहेगा, ठीक है? बी जो है यानी ये वाला जो बी है, वो एज़ इट इज़ रहेगा, ठीक है? ये वाला बी हमने एज़ इट इज़ लिख दिया, ठीक है? नेक्स्ट क्या आता है? सी। सी को हमने इसमें लिया था, तो सी बेसिकली रोल ओवर होके डी बन चुका है, ठीक है? तो हमने इसको डी लिख दिया। नेक्स्ट क्या आता है? डी, फिर से एक डी आता है। तो हमने इस डी को भी नहीं लिया था क्योंकि अपने रोल ओवर में, तो ये डी भी एज़ इट इज़ रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या आता है? ज़ेड, तो ज़ेड को हमने रोल ओवर में लिया तो ये बन जाएगा ए, तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है? तो ये होने वाला है आपका ऑपरेशन, ये हमें ऐसे काम करने वाला है, ठीक है? तो साइक्लिकली का मतलब वो है कि ज़ेड जो है ए बन जाएगा, ए जो है बी बन जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है? ये साइकिल चलता रहेगा।
अब आपको करना क्या है, रिटर्न ट्रू इफ इट इज़ पॉसिबल टू मेक स्ट्रिंग 2 ए सब-सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग 1 बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेशन एट मोस्ट 1। देखो ये जो बोल रहे हैं ना भाई परफॉर्मिंग द ऑपरेशन एट मोस्ट 1, मुझे डैम श्योर है कि जब आप इसे पढ़ोगे, आपको सही में लगने लगा कि कुछ बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। पर मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही फालतू चीज़ इन्होंने लिखी है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। देखो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी एक मतलब स्ट्रिंग 1 से कोई भी कैरेक्टर्स को ले लो, उनको एक बार रोल ओवर करो। दैट इज़ जो है उसका नेक्स्ट कैरेक्टर लिख दो उसकी जगह बस। आप खाली उतना कर सकते हो, इनका कहने का मतलब ये है। ये जो लिख रहे हैं ना, यू कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन एट मोस्ट वन्स, उसका कहने का मतलब ही वही है कि आप जैसे ए को बी बना सकते हो, ठीक है? आप ए को सी नहीं बना सकते। ये उनका कहने का मतलब है, ठीक है? आप ए को खाली बी ही बना सकते हो, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। इनमें से कोई भी कैरेक्टर ले लो स्ट्रिंग 1 में से, उसका नेक्स्ट कैरेक्टर से रिप्लेस कर दो बस। आप खाली उतना ही कर सकते हो, ठीक है? जैसे ए का आप थ्री सी नहीं बना सकते। ए का खाली आप बी बना सकते हो, ठीक है? ये खाली उतना ही बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत ही फालतू चीज़ है। ये ऐसे जिस तरह से इन्होंने बताया ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पर ये सही नहीं है, ठीक है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है, रिटर्न ट्रू इफ इट इज़ पॉसिबल टू मेक स्ट्रिंग 2 ए सब सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग 1। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सब सीक्वेंस होता क्या है? देखो इन्होंने कोई डेफिनिशन दी है, आप आराम से जाके देख लो, बट इसका सिंपल वही होता है, मैं आपको देखो सिंपल बताऊँगा। सबसे पहले अगर आपको सब सीक्वेंस सीखना है, तो आप ये समझ लो कि सब सीक्वेंस और सब अरे में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप वो समझ गए, ये चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ ये है कि देखो, सब सीक्वेंस का मतलब है कि देखो, ये एक सीक्वेंस है, राइट? ए और डी का ये एक सीक्वेंस है, इसका मतलब ये है कि ए डी से पहले आ रहा है, ठीक है? ए आ रहा है, फिर डी आ रहा है, ठीक है? अब मैं कब कहूँगा कि जो स्ट्रिंग 1 है जस्ट अ सेकंड, नॉट दिस वन, ओके, लेट मी राइट दिस क्योंकि ये अभी ऐसे नहीं हो रहा है, जस्ट अ सेकंड, या लेट मी राइट दिस हियर, ए, बी, सी, डी है, ठीक है? ये मेरा स्ट्रिंग 1 हो गया, अब मैं स्ट्रिंग 2 लेता हूँ जैसे बी और डी को, ठीक है? अब मैं ज़ूम इन करता हूँ, या आई होप यू कैन सी नाउ ये मेरा स्ट्रिंग 1 हो गया, ठीक है? ये मेरा स्ट्रिंग 2 हो गया। अब ये जो आपको स्ट्रिंग 2 दिया है बेसिकली एक सीक्वेंस है, ठीक है? सिमिलरली ये भी एक सीक्वेंस है। मैं स्ट्रिंग 2 को कब कह सकता हूँ कि एक सब सीक्वेंस है इसका, ये आप देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो ये मेरा पहला सीक्वेंस है दैट इज़ बी एंड डी, इसमें हो क्या रहा है बेसिकली? इसमें ये हो रहा है कि देखो बी पहले आता है, फिर डी आता है, ठीक है? तो अगर सेम चीज़ अगर यहाँ पे भी हो जाए, ठीक है? यानी कि बी पहले आएगा, ठीक है? उसके बाद कुछ बीच में आए ना आए वो अलग चीज़ है, उसके बीच में कुछ आए ना आए, पर डी जो है वो उसके बाद ही आना चाहिए। दैट इज़ देखो बाकी क्या है, क्या नहीं उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। जब भी बी आता है, जस्ट अ सेकंड, बी जब भी आता है उसके बाद ही डी आना चाहिए। मतलब कि डी से मतलब डी बी के पहले नहीं आना चाहिए, ठीक है? डी हमेशा बी के बाद आना चाहिए। अगर वैसा होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला स्ट्रिंग एक सब सीक्वेंस है इसका, ठीक है? सब सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि आप कहीं से कुछ भी हटा दो दैट इज़ मतलब देखो सीक्वेंस रहना चाहिए दैट इज़ जैसे कि मान के चलो ये जो सीक्वेंस है मैंने इसमें ए और सी हटा दिया, तो क्या बचा बी एंड डी। तो वही सब सीक्वेंस होता है दैट इज़ आप कुछ भी मतलब चीज़ों को हटा सकते हो, पर बाकी जो बचे आप उसको सेम ही ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक है? सेम ही सीक्वेंस में लिखना है, तो आपको सब सीक्वेंस मिल जाएगा उसका। सेम चीज़ यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि बी पहले आता है फिर डी आता है। अगर ये चीज़ आपने इंश्योर कर ली यहाँ पे, तो आप कह सकते हो बी डी इज़ ए सब सीक्वेंस ऑफ एबीसीडी, ठीक है? खाली उतना है। तो ये चीज़ थी। अब हम करेंगे कैसे इसको? जस्ट अ सेकंड मैं फिर से ज़ूम आउट कर देता हूँ। अब क्वेश्चन वही है कि हम इसको करेंगे कैसे? तो देखो इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप ब्रूट फोर्स अप्रोच पहले ट्राई करके देख लो। अगेन मतलब जो जिस तरह के इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी दी आप उससे नहीं कर पाओगे। आप समझ लेते इसको मतलब टेक्निकल ऑप्टिमली कैसे करें? समझने की कोशिश करो हो क्या रहा है। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक ए प्रेज़ेंट है, ठीक है? क्या ए यहाँ पे भी प्रेज़ेंट है? हाँ, ए यहाँ पे प्रेज़ेंट है, ठीक है? एक चीज़ हो गया कि ए है। अब मुझे चाहिए कि जब डी आए वो सिर्फ़ ए के बाद आए, ठीक है? जब डी आए वो सिर्फ़ ए के बाद आए। यानी कि अब मैं चेक करने लगूँगा देखो, क्या मुझे इस वाले से मुझे डी मिल सकता है? देखो बी क्या होगा? बी या तो मैं उसको ऐसे ही रहने दूँ या तो उसको सी बना दूँ, ठीक है? 2 ही ऑप्शंस है इसके पास। पर दोनों से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे डी नहीं मिल रहा है, ठीक है? अब आते हैं सी में। सी में क्या कर सकता हूँ, या तो मैं उसको सी रहने दे सकता हूँ या तो उसको डी बना सकता हूँ। अगर मैंने उसको डी बना दिया तो ये मुझे हेल्प कर देगा दैट इज़ ए और डी मुझे दोनों ही मिल जाएँगे। ए पहले ही मिला हुआ था, डी मुझे सी के थ्रू मिल रहा है, ठीक है? हम वही चीज़ करने वाले हैं। हम बेसिकली एक पॉइंटर इसके लिए लगाएँगे, एक पॉइंटर इसके लिए लगाएँगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो हम यहाँ पे एक 2 पॉइंटर सॉल्यूशन यूज़ करने वाले हैं। चल से देख लेते हैं क्या है। तो देखो मैंने 2 पॉइंटर्स बना लिए, दोनों को 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। आई क्या होने वाला है? आई होने वाला है पॉइंटर फॉर स्ट्रिंग 1, सिमिलरली जे होने वाला है पॉइंटर फॉर स्ट्रिंग 2, ठीक है? मैंने इन दोनों के लेंथ्स ले लिए। अब देखो ये व्हाइल लूप लगाते हैं, ये व्हाइल लूप तब तक चलेगा जब तक हम एक स्ट्रिंग के पूरे एंड तक नहीं आ जाते, ठीक है? या तो स्ट्रिंग 1 के एंड तक आ जाए या तो स्ट्रिंग 2 के एंड तक आ जाए। यानी कि i लेस देन n1 या तो j लेस देन n2, ये जब तक है तब तक ये चलेगा, उसके बाद ये व्हाइल लूप से हम बाहर आ जाएँगे, ठीक है? व्हाइल लूप में हो क्या रहा है देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ ऑर्डिनलिटी फंक्शन। ये ऑर्डिनलिटी फंक्शन जो पाइथन में होते हैं बेसिकली क्या कहते हैं, कैरेक्टर लेता है और उसका ये मुझे एसक्यू वैल्यू रिटर्न करता है। यानी कि आप देख लो, जैसे z का एसक्यू वैल्यू जो है वो 122 ये मुझे रिटर्न कर देगा। सिमिलरली जो मेरा ए का एसक्यू वैल्यू जो 97 ये मुझे रिटर्न कर देगा, ठीक है? हम सेम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। मैं
स्ट्रिंग 1 का जो आई है उसका ऑर्डिनलिटी पोजीशन ले रहा हूँ, दैट इज़ उसका एस्क्यू वैल्यू A1 में ले रहा हूँ। जो स्ट्रिंग 2 ऑफ J है उसका मुझे एस्क्यू वैल्यू A2 में स्टोर करना है, ठीक है? अब मैं कर रहा हूँ अपने कैलकुलेशंस, क्या-क्या हैं वो? देखो या तो A1 इज़ इक्वल टू A2 हो जाए, यानी कि जैसे इस केस में हमने देखा A जो है वो एज़ इट इज़ मैच हो जाए, ठीक है? ये पहला ऑप्शन है, वो एज़ इट इज़ मैच हो जाए। अगर वो नहीं होता तो एट लीस्ट मुझे A1 प्लस 1 करने के बाद मुझे वो आ जाए। रिमेंबर ये जो है ना, ये नंबर्स हैं, रिमेंबर दैट। ये जो है ये नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं ना 1 टू 2 एक नंबर है। सिमिलरली A1 प्लस 1 करने पे मुझे A2 मिल जाए, दैट इज़ A1 प्लस 1 करने पे मुझे क्या मिलेगा? मुझे एस्क्यू वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट कैरेक्टर मिलेगा। उस वो मुझे A2 हो जाए, यानी कि A2 का वो एस्क्यू वैल्यू हो जाए। तब भी हम कह सकते हैं कि मैंने इस इंडेक्स को रोल ओवर किया और मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर मिल गया, ठीक है? जिस जैसे हमने इस केस में देखा C जो है वो D बन जाता है, तो वो हो जाए, ठीक है? उसके अलावा रिमेंबर ये दोनों ही हमारे बेस केस हैं। इसके अलावा खाली एक स्पेशल केस आ जाता है Z का। Z का क्या होता है? देखो Z रोल ओवर होके क्या बन जाएगा? A बन जाएगा। वो इस केस में कवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रिमेंबर एस्क्यू वैल्यू ऑफ Z जो है 122 है। आप इसमें 1 ऐड करोगे तो आपको एस्क्यू वैल्यू ऑफ A नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए आपको एक स्पेशल कंडीशन लिखनी पड़ेगी। क्या? देखो बहुत ही सिंपल है, जब भी आपका ए दैट इज़ स्ट्रिंग 1 में ज़ेड आता है और आपका स्ट्रिंग 2 में ए आता है, तब आप कह सकते हो कि हाँ, वो रोल ओवर होके मिल सकता है आपको। दैट इज़ जब भी आपका स्ट्रिंग 1 में ज़ेड है उसको रोल ओवर होके आप उसे ए बना सकते हो और आप उसे मैच कर सकते हो, ठीक है? तो यही कंडीशन हम लिख रहे हैं। 122 97 कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। देखो ये एसक्यूएल वैल्यू ऑफ ज़ेड इज़ 122, एसक्यूएल वैल्यू 97, ठीक है? मैंने उसको एज़ इट इज़ लिख दिया। क्यों मैंने ऐसा लिखा? देखो, आप बोलते हैं मैं कि मैं ये भी तो लिखता हूँ ना, जैसे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ लाइक स्ट्रिंग 1 ऑफ आई इज़ इक्वल टू वो करके मैं लिख सकता हूँ इज़ इक्वल टू ज़ेड। मैं वैसे करके लिख सकता हूँ, पर क्योंकि मैंने पहले ही ऑर्डिनल पोर्शन से मैंने निकाल दिए हैं, तो मैं फिर से क्यों जाके स्ट्रिंग में से निकालूँ, मतलब कैरेक्टर्स निकालूँ? तो एज़ इट इज़ मैं ए2 और ए1 को यूज़ करके ये कंडीशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। और मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू हो, मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ जे में चले जाना है। दैट इज़ मैं स्ट्रिंग 2 के नेक्स्ट कैरेक्टर में चला जाऊँगा। जैसे कि अगर मेरे ए मान के चलो मैच हो जाता है, ठीक है? अब आप मुझे डी में आना है, ठीक है? मुझे खाली डी की फ़िक्र करनी है। डी बस आ जाए, मेरा खत्म काम, ठीक है? मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? मैं J+1 कर रहा हूँ। रिमेंबर अगर ये कंडीशंस ट्रू होते हैं, तो ही J+1 होगा। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन ट्रू होते हैं कि नहीं होते हैं, हमेशा हर इटरेशन में i भी इंक्रीमेंट होता रहेगा, रिमेंबर दैट। अब ये मान के चलो पूरा व्हाइल लूप चलता रहा और एक जगह पे आके रुक गया। अब व्हाइल लूप से आने के बाद हम बेसिकली चेक करने वाले हैं, क्या J N2 होता है कि नहीं? एक बात समझ लो, जो J है वो 0 से N2-1 तक जाएगा, ठीक है? पर इन द लास्ट केस यहाँ पे जो मतलब जब वो N2-1 होगा और हम +1 करेंगे, तो बेसिकली N2 हो जाएगा। तो वहीं चेक करें कि क्या J00N2 है कि नहीं? अगर J N2 है, यानी कि हमने ये सारे कैरेक्टर्स सेम सीक्वेंस में स्ट्रिंग 1 में भी फाइंड कर दिए हैं। मतलब चाहे ऑपरेशन लगा के किया हो, मतलब ये वाला ऑपरेशन लगा के किया हो या ना लगा के हो, उसका छोड़ दो। पर ये हम कह सकते हैं कि इसके जो सीक्वेंस है, सेम सीक्वेंस में चीज़ें हमको स्ट्रिंग 1 में भी मिल चुकी हैं, ठीक है? तो यानी कि हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग 2 जो है, वो एक सब सीक्वेंस हो गया स्ट्रिंग 1 का, ठीक है? तो ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर ट्रू रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो हमको फॉल्स रिटर्न करना है, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? ये था हमारा सॉल्यूशन। मैं आपको ये रन करके भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो इसने सारे टेस्ट केस क्लियर किए हैं, मैंने इसको पहले ही सेगमेंट किया हुआ है। अब एक ऑप्टिमाइज़ेशन की बात कर लेते हैं। देखो, अल्टीमेटली हमारा एम क्या है? जब A = N2 हो जाए, हमको पता है कि हमारा आंसर ट्रू होने वाला है, ठीक है? तो मान के चलो कि मेरा इसमें जैसे कि इसमें A और D है और ये मान के चलो ये बहुत ही लंबा है, मतलब अभी ABC है, मान के चलो इसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? तो हमें करना क्या है, जैसे ही मेरा J जो है वो N2 हो जाता है, हमें आंसर रिटर्न कर देना है। मुझे पूरा मतलब स्ट्रिंग 1 पास करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो कंडीशन है बेसिकली, मैं इसको लेकर, ठीक है? आप इसको जस्ट अ सेकंड, इसी के अंदर लिख दो, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। ये हो गया अभी और भी ऑप्टिमल, ठीक है? अब क्या कर रहे हैं, जैसे ही जे अपडेट हो रहा है, मैं ये भी चेक करता हूँ कि क्या इसको N2 तक पहुँच गया? अगर N2 तक पहुँच गया है, तो मुझे आंसर रिटर्न कर देना है। जो आंसर रिटर्न हो रहा है, ये पूरे फंक्शन का आंसर रिटर्न हो रहा है, रिमेंबर दैट। मुझे रिटर्न कर देना है, मुझे आगे और आगे में जाना ही नहीं है, सिंपल एज़ दैट, ठीक है? मैं इसको भी आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये जस्ट एक ऑप्टिमाइज़ेशन है, आप ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो आप अपने सॉल्यूशन में। पर हाँ, आपको पहले एक ऐसा सॉल्यूशन दिखाना होगा जो कि मतलब बहुत ही बेसिक हो, उसके बाद आप ऑप्टिमाइज़ करते चले जाओ, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पाइथन सॉल्यूशन। अगर हम इसकी स्पेस और टाइम कंज़म्पशन की बात करें, देखो स्पेस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम एक बेसिकली सिर्फ़ कांस्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं। ऐसा कोई भी हम स्पेस या फिर डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो कि n से डिपेंडेंट हो, राइट? तो उसी वजह से ये जो होने वाला है O ऑफ 1 यानी कि O ऑफ कांस्टेंट स्पेस होने वाला है। अगर बात कर लें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द वर्स्ट केस, तो इन द वर्स्ट केस क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, हम ये हर कैरेक्टर लास्ट तक जाएँगे और इसके भी हम मतलब हर कैरेक्टर को लास्ट तक जाएँगे, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। सो इन द वर्स्ट केस क्या होगा, ये O ऑफ N1 प्लस N2 हो जाएगा, ठीक है? ये O ऑफ N1 प्लस N2 यानी कि जो इसका लास्ट कैरेक्टर है, वो इसके भी लास्ट कैरेक्टर में ही आएगा। तो उस केस में हमें क्या हो जाएगा, हमें इसके हर कैरेक्टर के थ्रू जाना पड़ेगा और इसके भी हर कैरेक्टर के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है? इन द वर्स्ट केस। तो ये क्या हो जाएगा, O ऑफ N1 प्लस N2 इन द वर्स्ट केस हो जाएगा। तो टाइम कॉन्स्टेंट हो गया O ऑफ N1 प्लस N2, स्पेस हो गया O ऑफ 1।
अब आ जाते हैं जावा सॉल्यूशन में। जावा हम सेम चीज़ करने वाले हैं, बस एक चीज़ में डिफरेंस आएगा, वो मैं बताऊँगा आपको। देखो ये हो गए मेरे पॉइंटर्स, ये हो गए उनके लेंथ्स, ठीक है? उनके जो लास्ट तक लेंथ है। अब देखो जावा और सी प्लस में एक खासियत ये है कि आप जो एसकी वैल्यू होती है ना, वो बेसिकली इंटरचेंजेबल होती है। आप या तो जैसे एक कैरेक्टर ले लो, अगर आप उसको एक इंटीजर में असाइन करते हो, ठीक है? वो उसके एसकी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप एक फॉर एग्जांपल इन दिस केस कोई कैरेक्टर लेके अगर आप मैंने मान के चलो मैंने इसे इंट डिक्लेयर किया है, तो जो A1 होगा वो बेसिकली एसकी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? उसकी एसकी वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी। अब लेकिन क्योंकि मैंने कैरेक्टर लिया तो कैरेक्टर ही स्टोर होगा, ठीक है? ये इंटरचेंजेबल होता है, ठीक है? आप इसको इंटरनली कन्वर्ट कर सकते हो, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? कास्ट कर सकते हो बेसिकली, ये इंटरनल कन्वर्जन होता है, इंटरनल कास्टिंग होता है, एज़ सिंपल एज़ दैट, राइट? सेम से मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, मैंने पाइथन में किया था, ये व्हाइल लूप जब तक चलेगा जब तक एक स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं हो जाता। इस केस में मैंने पाइथन में क्या किया था, मैंने उनके एस्की वैल्यूज़ निकाले थे। इस केस में मैं एस्की वैल्यूज़ नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कैरेक्टर लिखा है, राइट? सिर्फ़ कैरेक्टर ही स्टोर होगा, रिमेंबर दैट। अगर मैं इसे इंटीजर लिखता तो उसका एस्की वैल्यूज़ आ जाते, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग 1 से उसका कैरेट करके मैंने उसका जो कैरेक्टर वो ले लिया, स्ट्रिंग 2 से ले लिया, उसको A1 A2 में स्टोर कर दिया। सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिख कर रहा हूँ, अगर A1 इक्वल टू A2 है तो बहुत अच्छा, अगर A1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू A2 है, यानी कि देखो ये कैरेक्टर है, मैंने इसमें प्लस 1 किया, रिमेंबर A1 क्या है, कैरेक्टर है, 1 क्या है, इंटीजर है। अब इसमें इंटरनल कन्वर्जन होगा, ठीक है? अब ये दोनों ही एक मतलब A1 का एसक्यू वैल्यू आएगा, उसमें 1 ऐड होगा, ठीक है? उसके बाद ये क्योंकि कंपेयर हो रहा है एक फिर से एक कैरेक्टर के साथ, तो अल्टीमेटली ये कैरेक्टर भी इंटरनल कन्वर्जन के थ्रू होके एस्की बन जाएगा, रिमेंबर दैट। तो ये जो कन्वर्जन होगा ये अल्टीमेटली एस्की में होगा, रिमेंबर दैट। एस्की क्या होता है, एक नंबर होता है। ये कैरेक्टर कन्वर्जन नहीं है। रिमेंबर +1 आप कैरेक्टर में एक +1 नहीं कर सकते, रिमेंबर दैट। तो ये क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू ऑफ A1 ले रहे हैं, उसमें +1 कर रहे हैं और उसका एस्की वैल्यू ऑफ A2 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि हमने पाइथन में एक्ज़ैक्टली किया था, ठीक है? इसमें जो कंपैरिज़न हो रही है बेसिकली वो एस्की वैल्यूज़ की हो रही है क्योंकि हमने ऑर्डिनल पोर्शन यूज़ किया, रिमेंबर दैट इन वैल्यूज़ की हो रही है, नंबर्स हैं, ठीक है? तो सेम चीज़ है, अब ये हो रहा है और एक जो ट्रिवियल केस आ जाता है, वो होता है ज़ेड का, यानी कि ज़ेड अगर मेरा मान के चलो अगर वो A1 में ज़ेड प्रेज़ेंट है और A2 में A प्रेज़ेंट है, तो भी हम कह सकते हैं कि हाँ, वो मैच हो जाएँगे क्योंकि मैं ज़ेड को जब मैं रोल ओवर करूँगा वो A बन जाएगा। तो उस केस में भी मैं J+1 कर सकता हूँ, ठीक है? सेम अगर ये कंडीशन नहीं अप्लाई होते हैं, तो आपको ये J+1 नहीं करना है, पर हर इटरेशन में I+1 होगा, रिमेंबर दैट। जब हम बाहर आ जाते हैं, हम चेक करेंगे क्या J इज़ इक्वल टू है, अगर ये है, तो हम कह सकते हैं कि जो हर कैरेक्टर था स्ट्रिंग 2 में, वो बेसिकली एक सेम सीक्वेंस में एक कैरेक्टर के साथ मैप हो रहा है स्ट्रिंग 1 में। तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रिंग 2 है वो बेसिकली एक सब सीक्वेंस है स्ट्रिंग 1 का। तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है? हमें ट्रू रिटर्न करना है। इन एवरी अदर केस हमें क्या रिटर्न करना है? फॉल्स रिटर्न करना है। इसकी भी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम दैट ऑफ पाइथन रहने वाली है क्योंकि हमने कोई मतलब एल्गोरिथम सेम होने वाला है, राइट? हमने एज़ सच कोई मतलब ऐसे इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर ऐसा यूज़ नहीं किया है, जिससे कि डिफर हो जाए पाइथन और जावा का, ठीक है? हमने वैसा नहीं किया है। सो या फ्रेंड दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन। मैं हर कोशिश करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत ही ईज़ी मतलब लगने लगे, ताकि अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखते हो तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको एट लास्ट हर क्लैरिटी मिल जाए, जो कि आपको मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन में जाके मिलता है, वो सब आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। अगर आपको कुछ भी मुझसे सीखने को मिलता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस रियली गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। रिमेंबर दैट जो लोग बहुत ही बड़े कंपनीज़ में हैं, वो भी हर दिन यही चैलेंजेस आपकी तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है? वो बहुत जगह बड़ी जगह पहुँच चुके हैं, स्टिल दे आर डूइंग द सेम बिकॉज़ रिमेंबर इसी चीज़ से उनकी लाइफ चेंज हुई थी। सो या फ्रेंड दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगी आगे करने के लिए भी। ये डे 4 था, डे 5 में आपसे मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ यू आर लर्निंग एनीथिंग, इफ यू आर गेटिंग टू लर्न एनीथिंग न्यू फ्रॉम दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।